हेलो गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट मही एकेडमी दिल्ली। दोस्तों क्लास 12 के मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है बोर्ड एग्जाम का, तो हम लोग सारे चैप्टर को एक बार रिकैप करते हैं, है ना। आपको कंसेप्ट समझाते चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। पहला चैप्टर है एनसीईआरटी की 2 बुक है, उसका ये पहला बुक है पार्ट फर्स्ट। तो जो पार्ट फर्स्ट है उसका पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिलेशन आप किसको बोलोगे। 11th क्लास में आपने ऑलरेडी सेट के बारे में पढ़ रखा है कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए ए इक्वल्स करली ब्रैकेट के अंदर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये सब ये सेट है। ये सेट बोल सकते हैं आप, नेचुरल नंबर का ग्रुप को सेट बोल सकते हैं, ये सेट है। सबसेट क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए b इक्वल्स 3 4, तो बताइए ये जो b दूसरा सेट है, क्या इसके सारे एलिमेंट ए सेट में हैं। हाँ सर, ये 3 4 ए में भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, b इज द सबसेट ऑफ ए। ये किसका है, सबसेट, मतलब b जो है a का सबसेट है। समझ गए। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये तो आप 11th में जानते ही होंगे, 11th में आपने पढ़ा ही होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ए कोई सेट है ए, और ए में मेंबर है 1 2 3, बी कोई सेट है उसमें मेंबर है 2 3 4, इस तरह से। तो इन दोनों में किस तरह के रिलेशन हो सकते हैं, तो इसी रिलेशन को हम लोग ए क्रॉस बी बोलते हैं। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी का मतलब ए और बी में किस तरह का रिलेशन है। तो बताइए करली ब्रैकेट के अंदर बताइए आप क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। तो एक 2 के साथ मिल सकता है, एक 3 के साथ, और एक 4 के साथ, ये संभावना है। 1 2 1 3 1 4, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अब 2 का देख लीजिए, तो 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, है ना। तो आप लिख सकते हो 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, और 2 4 के साथ, फिर 3, फिर इस तरह से 3 भी 2 के साथ, 3 3 के साथ, 3 4 के साथ। तो आप लिख सकते हैं 3 2 3 3 और 3 4। समझ गए। तो सो दीज आर द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये 2 सेट हैं, सेट ए और सेट बी। मैं जानना चाह रहा हूं कि दोनों सेट में क्या रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जो ये ऑर्डर्ड पेयर आया है दोस्तों, इस ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट है, पहले को x बोलते हैं, दूसरे को y बोलते हैं। तो जो पहला पेयर है, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर है, अब ध्यान से समझिएगा इसको, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन मतलब x की क्या वैल्यू होगी। और जो सेकेंड एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर 2 3 4 5 रहता, तो 5 तो है इसमें, लेकिन क्या 5 किसी से रिलेशन में है, नहीं, ये अकेला है, अकेला तन्हा है आपके जैसे। तो ये क्या होगा, जो ए की वैल्यू होगी वो होगी डोमेन, जो सेकेंड सेट बी की जो वैसी वैल्यू, बी में जितनी भी वैल्यू है ये सब क्या होगी, कोडोमेन। लेकिन बी का वैसा वैल्यू जो ए के साथ अटैच है, यानी कि 2 3 4, 5 तो अटैच है नहीं, 5 तो इसमें कहीं आया ही नहीं ऑर्डर्ड पेयर में। तो इसको ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन, और ऐसी वैल्यू जो अटैच है वो हो गई रेंज। तो क्या बोलेंगे, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखिए कोडोमेन तो ये पूरा हो गया, लेकिन उसमें से 2 3 4 रिलेशन में है, तो जो रिलेशन में है वो रेंज हो गया। यानी कि आप बोल सकते हैं कि सर रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, बोल सकते हैं आप। हाँ सही बात है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अब देखिए मैं सीधे, ये देखिए क्लास तो ये चल नहीं रही, ये तो रिवीजन सेशन है, तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग करेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आपको चेक करने आता है RST। RST क्या है दोस्तों, RST क्या है, तो R मतलब
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एस मतलब सिमेट्रिक रिलेशन और टी मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हो गया रिफ्लेक्सिव। आरएसटी जीएसटी की तरह याद रखिए, जैसे जीएसटी है टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऐसे ही आरएसटी मतलब रिफ्लेक्सिव, एस मतलब सिमेट्रिक और टी मतलब ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ये 3 तरह के रिलेशन होते हैं। कैसे कैसे होते हैं देखिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा होगा, इफ ए बिलोंग्स टू आर, अगर सेम ऑर्डर्ड पेयर में पहला और दूसरा एलिमेंट यानी कि डोमेन और कोडोमेन अगर सेम हो जाए, जैसे इसमें देखिए ऑर्डर्ड पेयर में 2 2 3 3, ये है सेम है, तो इसका मतलब कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इफ ए बिलोंग्स टू आर देन द रिलेशन इज कॉल्ड, देन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है कि आया होगा। अगला देखिए, सिमेट्रिक कब होगा, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ए बी है मतलब 1 और 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। क्या 1 2 है तो 2 1 है इसमें, नहीं है। 1 3 है तो 3 1 है, नहीं है। 1 4 है तो 4 1 है, नहीं है। फिर देखिए 2 3 है तो क्या 3 2 है, हाँ है। 2 और 3 अगर रिलेशन में है तो इसका उल्टा क्या 3 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक रिलेशन। आप बोलेंगे एज 2 3 बिलोंग्स टू आर देन 3 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, और ये है 2 3 और 3 2 है, सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया। ट्रांजिटिव किसको बोलोगे आप, ट्रांजिटिव किसको बोलोगे दोस्त, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी रिलेशन में है बी सी रिलेशन में है तो ए और सी भी रिलेशन में होगा, क्योंकि बी तो कॉमन हो गया। इसका मतलब ए और सी भी रिलेशन में होना चाहिए। मतलब 1 2 रिलेशन में है, 2 3 है तो 1 और 3 भी होना चाहिए। देखिए इसको ए बोल दीजिए, इसको बी, तो 1 2 हो गया। इसको बी बोल दीजिए, इसको सी, तो 2 3 हो गया। तो ए और सी यानी कि 1 और 3 भी, क्या 1 3 है। तो आप लिखेंगे एज 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, देन 1 3 मस्ट बिलोंग्स टू आर। क्या 1 3 है। इसका मतलब दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या आसान है। और अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्टिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो अगर ये रिफ्लेक्टिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो तीनों को क्या बोलोगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलोगे आप, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या समझ आया। तो ये पक्का आता है क्वेश्चन इस तरह का, कि आप बताइए, सॉल्व करके बताइए कि कैसा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा फंक्शन पर आता है, ऑन टू इनटू चेक करना है। हम नेक्स्ट बताएंगे आपको। अभी हम सेकंड चैप्टर पे चलते। सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, आप जानते ही हैं कि 6 तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो हम लोग इन्वर्स पढ़ रहे हैं, तो साइन इन्वर्स पहला हो गया। पहला कौन सा फंक्शन है, y इक्वल टू साइन इन्वर्स x। तो जो x की वैल्यू होगी उसी को हम डोमेन बोलेंगे। तो साइन इन्वर्स के लिए x की वैल्यू होती है -1 से 1 तक, और रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, मतलब अगर x की वैल्यू आप -1 से 1 तक रखेंगे यहाँ, तो उस समय साइन इन्वर्स x की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 होगी। हालांकि वैल्यू तो और भी होती है, लेकिन हम प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कॉस इन्वर्स के लिए भी डोमेन -1 से 1 तक रहेगा, लेकिन रेंज इसके लिए 0 से π हो जाएगा, 0 से लेके π तक। तीसरा देखिएगा tan इन्वर्स x। तो tan इन्वर्स के लिए जो डोमेन है वो r होता है, मतलब पूरा रियल एक्सिस। r मतलब रियल नंबर एक्सिस। आप x एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए, जो आप x एक्सिस ड्रॉ करते हैं उस x एक्सिस में बीच में 0, इधर प्लस और इधर माइनस x।
तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच कोई भी नंबर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर, रियल एक्सिस। और tan इनवर्स का जो रेंज है वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा -π/2 से π/2, लेकिन ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्यों ओपन ब्रैकेट, क्योंकि आप जानते हैं कि tan जो है π/2 पे इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये -π/2 और π/2 पे ओपन ब्रैकेट है, ये दोनों जबकि क्लोज ब्रैकेट है। ये 3 साइन कॉस tan है, और जो 3 और है कोसेक, सेक और कॉट, वो बस आप ध्यान में ही रखते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है। इस पर पहला क्वेश्चन है, देखिए सारे हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। कौन सी वैल्यू पूछ लेगा आपसे, प्रिंसिपल वैल्यू बताइए किसका, साइन इनवर्स हाफ का प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ का, ये पूछ लेगा आपसे। बताइए साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ, इसको क्या कर लिए, इसको y मान लीजिए कुछ देर के लिए। तो आपने y इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ माना है। बताइए मुझे इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इधर इनवर्स है, इधर गया तो साइन y हो जाएगा, इनवर्स पलट जाएगा ना भाई, इधर इनवर्स इधर गया तो साइन y, तो साइन y इक्वल टू हाफ। अब बताइए साइन कितने डिग्री पे हाफ हो जाता है, इधर साइन है तो इधर भी क्या लाना है, साइन। साइन कितने पे हाफ हो जाता है, तो आप बोलोगे सर साइन 30 डिग्री पे हाफ हो जाता है, साइन 30 डिग्री पे हाफ हो जाता है। 30 मतलब π/6, दोनों तरफ साइन साइन कैंसिल, y की वैल्यू π/6, y की वैल्यू सर π/6। क्या ये जो वैल्यू निकली है, क्या ये -π/2 से π/2 के बीच है, हाँ है, π/6 मतलब 30 डिग्री, और ये तो -90 से 90 है, यानी कि ये सही वैल्यू है। दूसरा था कॉस इनवर्स, इसको भी y मान लीजिए कुछ देर के लिए। सर y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो कॉस इनवर्स है इधर आया तो कॉस y इक्वल टू माइनस हाफ। तो बताइए कॉस y इक्वल टू माइनस हाफ, तो बताइए कि कॉस y, इसको भी आपको इधर साइन था तो किस में बदले, साइन में, इधर कॉस है तो किस में बदलेंगे, कॉस में। कॉस माइनस हाफ कहाँ पर होता है, कॉस की ग्राफ अगर आपको आती हो तब तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। दिस इज कॉस, ये कॉस का ग्राफ है। कॉस हाफ कितने पे होता है दोस्तों, आप बोलोगे सर कॉस हाफ होता है π/3 पे, 60 डिग्री पे, तो π/3 पे हाफ होता है, तो माइनस हाफ कितने पे होगा, ये पाई हो गया, ये पाई हो गया ना, माइनस हाफ कितने पे होगा, तो ये हो गया पाई, ये π/2 और ये हो गया पाई, तो पाई में से ये घटाना पड़ेगा π/3, यानी कि आप लिखोगे कॉस पाई माइनस π/3, ये हो गया। तो कॉस y बराबर कॉस पाई माइनस π/3, तो पाई में से π/3 को घटाएंगे तो 3π माइनस, एलसीएम ले लीजिए 1 3 का, तो 3π में से पाई गया यानी कि 2π/3, ठीक है, 2π/3। दोनों तरफ कॉस हट गया, दोनों तरफ जब कॉस कैंसिल हुआ तो यहाँ पर y क्या आएगा, 2π/3। 2π/3 मतलब कितना हो गया, 2 गुने π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, 120 हो गया। क्या 120 डिग्री, 0 और पाई यानी कि 0 पाई मतलब 180, तो क्या 0 से 180 के बीच 120 है, हाँ है। तो इसका मतलब दोनों आंसर क्या होगा, जोड़ना था। तो कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू आई थी π/6 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू आई है कितनी आई, 2π/3, दोनों को ऐड कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए 6, तो पाई प्लस 3 2 जा 2 2 जा 4 पाई, ये हो गया। आंसर आना चाहिए 5π/6। ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, AI-EE में पहले CBSE इंजीनियरिंग में ये पूछता था हमारे टाइम में। आया समझ में, कितना आसान है ये। अच्छा एक चीज़ और, इसके प्रॉपर्टी पर, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी इस बार क्योंकि और चीज़ें डिलीट हो गई हैं, तो आप ध्यान रखिए ये चीज़ें पक्की आएंगी, आपको ये टेबल याद रहना चाहिए और सटाक से क्वेश्चन बनाइए, समझ गए, बहुत आसान। चलिए आपके लिए थर्ड चैप्टर पे चलते हैं, थोड़ा मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा चैप्टर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा। डेटा को, जो भी आपके पास डेटा है नंबर के फॉर्म में, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में, उसको आप रेक्टेंगुलर एरे में सजाते हैं, उसी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स कई तरह की होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर यानी कि बॉक्स में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है A1 A2 A3,
A4, A5, A6, A7, A8, A9, ठीक है। इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। कितने रो हैं इसमें, देखिए 1, 2 और 3, कितने रो हैं, तो 3 रो हैं। कितने कॉलम हैं, 1, 2 और 3, कितने कॉलम हो गए, 3। तो इसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे बताओगे आप, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, रो इंटू कॉलम, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले रो होगा फिर कॉलम होगा। कई तरह के मैट्रिक्स होते हैं, जैसे रो मैट्रिक्स केवल एक रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स केवल एक कॉलम होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। देखिए इस मैट्रिक्स में क्या जितने रो हैं उतना ही कॉलम है, हाँ है, तो इसी को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो ऊपर वाला है ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये क्वेश्चन आता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे, क्योंकि ये एक रेगुलर क्लास है नहीं, उसके लिए आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल, उस पर प्लेलिस्ट खोलिए मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12, उसमें आपको सारे चैप्टर मिलेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं दोस्तों, डायगोनल भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इसमें भी होंगे, लेकिन स्पेशल चीज़ क्या है कि डायगोनल को छोड़ के बाद बाकी एलिमेंट 0 होगा। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, यह A0 0 0 B0 0 0 C, इसी को आप डायगोनल बोलोगे। क्या 3/3 का मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर हो गया, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। दूसरा ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसी को डायगोनल बोलते हैं ना भाई, ये जो आप रेक्टेंगल या स्क्वायर पढ़ते हैं इसमें इसी को डायगोनल बोलते हैं ना, इसी को। तो लेकिन यहाँ पर डायगोनल इसको नहीं बोलेंगे हम, दिस इज नॉट डायगोनल। डायगोनल केवल ये होगा जो घेरा हुआ है, समझ गए, प्रिंसिपल डायगोनल। तो डायगोनल को छोड़ के बाद बाकी सब एलिमेंट 0 हो तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए डायगोनल इक्वल तो है नहीं, अगर डायगोनल इक्वल हो जाए तो उस समय उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलोगे उसको, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए, डायगोनल एलिमेंट भी इक्वल, डायगोनल एलिमेंट बराबर हो जाए, यानी कि ये मैट्रिक्स इस तरह का हो जाएगा A0 0 0 A0 0 0 A। एक तो डायगोनल को छोड़ के बाद बाकी 0 है तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया ये। डायगोनल को छोड़ के बाद बाकी एलिमेंट 0 है, और दूसरा क्या, जो डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल है। देखिए ध्यान से, अगर इक्वल हो जाए डायगोनल एलिमेंट तो स्केलर है, और यही डायगोनल एलिमेंट यदि एक एक हो जाए 1 1 1 तो इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, समझ गए, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है, समझ गए। फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आता है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, तो वो इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं बता रहा हूँ। देखिए अगला इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों ट्रांसपोज। क्या इम्पोर्टेंट है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या मतलब ये कि कोई मैट्रिक्स दिया है उसको बॉक्स में बंद करिए, उसके ऊपर या तो T लगा दीजिए, या कोई मैट्रिक्स है इसके ऊपर T लगा दीजिए, या इसी के ऊपर में डैश लगा दीजिए, सब एक ही बात है। मतलब आप ट्रांसपोज चाहते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जैसे कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए m/n के ऑर्डर में है तो इसको किस में बदल दीजिए, इसको बदल दीजिए n × m के फॉर्म में। मतलब रो को कॉलम में बदल दीजिए, रो को कॉलम में बदल दीजिए और कॉलम को रो में बदल दीजिए। जितने रो हैं उसको कॉलम कर दीजिए, जितने कॉलम है उसको रो कर दीजिए, तो हो गया ट्रांसपोज। कैसे, मान लीजिए मैट्रिक्स दिया है 2 3 4 5 6 7, कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो हैं। कितने कॉलम है, 1 और 2, 2 कॉलम है। 3 × 2, 3 रो है और 2 कॉलम है, समझ गए। अब इस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है, AT, यानी कि A पर डैश, एक ही बात है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, क्या बताया हमने कि रो को कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम को रो में, यानी कि 3 × 2 है तो ये हो जाएगा 2 × 3,
जो इसका कॉलम है वो इसका रो बन जाएगा और इसका रो इसका कॉलम बन जाएगा। पलट गया। कैसे पलटेंगे? इसके ऊपर पेन रखिए, आपने पहला रो पे पेन रखा और इसको बिल्कुल पहले रो को पहला कॉलम बना दीजिए, घुमा दीजिए इसको, तो ये जो 2 3 है ऐसे बन जाएगा, 2 3 आ गया। दूसरा 4 5 है सेकंड रो, तो सेकंड कॉलम बना दीजिए 4 5। थर्ड रो है 6 7, इसको कॉलम बना दीजिए 6 7। देखिए अब 2 रो है 3 कॉलम है, हो गया। दिस इज ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज बहुत आसान है, ट्रांसपोज बहुत आसान है। अब क्वेश्चन कैसे आता है इस पर, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़े तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स की चर्चा हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ट्रांसपोज करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ट्रांसपोज करने के बाद फर्क थोड़ा सा पड़े, केवल माइनस बाहर आ जाए, तो इसको बोलते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा आप। हाँ सर थोड़ा सा दिखा देते तो ठीक रहता। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स बी है आपके पास, ए बी सी डी ई और एफ, ये कोई मैट्रिक्स है। कितने रो हैं? 3 रो हैं। कितने कॉलम है? 1 2 3, 3 कॉलम है। इसका ट्रांसपोज लीजिए, बी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जितने रो हैं उसको कॉलम में बदल देते हैं। ध्यान से देखिए, जो पहला रो है ए बी सी उसको कॉलम में बदल दीजिए, तो जो ए बी सी रो में था वो कॉलम में आ गया नीचे ए बी सी। दूसरा रो देखिए, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो बी डी ई है, तो जो सेकंड रो है उस पर पेन रखिए, उसको सेकंड कॉलम बना दीजिए। तो बी डी ई रो में था, अब ये कॉलम हो गया बी डी ई। तीसरा सी ई एफ है, तो ये रो को ऐसे कॉलम में तीसरे कॉलम में बदल दीजिए सी ई एफ। ध्यान से देखिए, क्या दोनों मैट्रिक्स में किसी में भी कोई फर्क पड़ा है? ए बी सी बी डी सी ई एफ, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद भी बी का ट्रांसपोज जो है वो बी के बराबर ही है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सर। कौन सा मैट्रिक्स है सर? सिमेट्रिक। समझ आया? तो इस तरह का सॉफ्ट सा क्वेश्चन आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन। देखिए एक इन्वर्स में आप फंस सकते थे, लेकिन वो सिलेबस से डिलीटेड है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको कि कहाँ परेशान होंगे आप? मल्टीप्लाई में, कि सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? कौन बताएगा? चलिए कोई नहीं बताएगा, हम ही बताएंगे। और कौन बताएगा भाई? चलिए देखिए, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, ये सेशन आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। पेपर है ना, अभी पेपर है आपका 10 दिन के बाद, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, मज़ा आएगा आपको। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए इसके लिए शर्त यह है कि मान लीजिए प्रोडक्ट मतलब गुना, मल्टीप्लिकेशन। तो पहला मैट्रिक्स मान लीजिए दिया हुआ है आपको 2 3 4, और अगला है 1 2 3, कुछ इस टाइप का एलिमेंट दिया है। बताइए कितने रो? सर 2 रो। कितने कॉलम? सर 1 2 3, सर 3 कॉलम। ये नंबर ऑफ रो हो गया, ये नंबर ऑफ कॉलम हो गया। ठीक बात है। दूसरा मैट्रिक्स आपको दे रखा है बी। आप बोलेंगे सर ये दे रखा है हमको, ये हमको दे रखा है 1 2 और 3, बस यही दे रखा है। कितना रो? 1 2 3, 3 रो। और कॉलम कितना? 1 2 3 रो हो गया ना, कॉलम एक ही है, 3 into 1। सर दोनों को मल्टीप्लाई करिए। क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? ऑर्डर इसका 2 into 3 है, इसका 3 is to 1 है, तो ऑर्डर तो सेम है नहीं, तो क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? पता नहीं हमको, बताइए आप ही लोग। शर्त यह है दोस्तों, कंडीशन ये है कि मान लीजिए पहला मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर मान लीजिए m into n है, m रो है n कॉलम है,
और दूसरा जो आपका मैट्रिक्स है जिसको मल्टीप्लाई करना है, इसका ऑर्डर है, इसका m1n1, इसका है m2n2। मान लीजिए अगर ये ऑर्डर है अलग अलग, तो मल्टीप्लाई तब होगा जब पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए, यानी कि n1 इक्वल टू हो जाए m2, इसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। और जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी कर देंगे आप, तब जो मैट्रिक्स बनेगा इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखिए ये दोनों तो बराबर, बचा कौन, m1 और n2। तो ये जो m1 और n2 बचा है, यही ऑर्डर हो जाएगा फाइनल मैट्रिक्स का। m1 पहले का रो, दूसरे का कॉलम, बस समझ गए। यही चेक करना है। देखिए क्या पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है, 3 है, और तो बचा क्या, 2 और 1 बचा। तो इन दोनों मैट्रिक्स को जो आप मल्टीप्लाई करोगे, a इंटू बी, ये जो मैट्रिक्स a इंटू बी आप करोगे, तो a इंटू बी का ये फाइनल ऑर्डर क्या आना चाहिए, 2 इंटू 1। समझ गए, नहीं समझे। पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, बराबर है, तो बचा क्या, 2 और 1, तो 2 और 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं रो को कॉलम से, याद रखिएगा कैसे, रो टू कॉलम, R2C, रो टू कॉलम। तो ये पहला रो है, इसको पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, पहला एलिमेंट पहले के साथ, 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 2, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, प्लस इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ, 4 गुना 3, सबको प्लस हो गया। अब सेकेंड रो कॉलम के साथ, तो पहला एलिमेंट पहला, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ, 3 गुना 3। समझ गए। अब देखिए कितने, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप। अब इसको आप अगर सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या हो गया, 2 गुना 1 2 प्लस 3 गुना 2 6 प्लस 4 3 12, और ये हो गया 1 गुना 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो 12 6 18 2 20, ये हो गया 9 1 10 4 14। कितने रो हैं, 2 रो, कितने कॉलम, 1 कॉलम। सो दिस इज द आंसर। नहीं हो गया, बस। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, बस इस शर्त को आप याद रखिए। उम्मीद है कि ये सेशन आपको ठीक लगा होगा दोस्तों, मजा आ रहा है। तो ऐसे हम लोग सारे टॉपिक को धीरे धीरे डील करेंगे। डिटर्मिनेंट भी बहुत आसान है, जो मैट्रिक्स की वैल्यू होती है ना, उसी को हम लोग अगर सॉल्व कर लें तो उसी को डिटर्मिनेंट बोलते हैं। डिटर्मिनेंट का भी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3 8, ये दिया हुआ है। देखिए 2 रो है इसमें और 2 कॉलम है, तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है ये। अब इसका इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए। तो डिटर्मिनेंट मतलब इस तरह का ये लाइन खींचिए, इसको जिसको आप पहले मॉडुलस बोलते थे, यहाँ इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या करेंगे, पहले डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल ये है, इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 8 माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। लेकिन डिटर्मिनेंट तभी निकलेगा जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो, यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। ध्यान रखिएगा आप इस बात को, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर है, इसको कीजिए। कल हम आपके लिए और जो नेक्स्ट चैप्टर है, कल पहले बुक को हम लोग खत्म ही कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।